स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको अब तक क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी इसको बता चुकी हूँ पिछले एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो में 3 मिनट्स अराउंड की होगी। अब मैं आपको बताने वाली हूँ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। तो देखिए इसमें क्या है कि अगर इनकम चेंज होती है किसी भी पर्सन की, इंडिविजुअल की, तो उसके साथ साथ डिमांड में भी चेंज आता है। तो देखिए कैसे इसका फॉर्मूला है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन इनकम। ये जो डेल्टा का मार्क है ये चेंज के लिए होता है, यू नो वेरी वेल। तो ये जो इलास्टिक गुड्स के लिए मोर देन 1 होती है और जो इन इलास्टिक गुड्स होते हैं ये लेस देन 1 होती है। तो जो नॉर्मल गुड्स होते हैं उनकी डिमांड इंक्रीज़ होती है जब भी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ होती है, तो लोग ज़्यादा खर्च करना शुरू कर देते हैं ना प्रोडक्ट्स पे, अगर इनकम इंक्रीज़ होती है किसी भी नॉर्मल गुड को। ये यहाँ पे हम किसी भी गिफन गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं। और ये जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये पॉजिटिव होती है और 0 to 1 होती है किसके लिए, नेसेसिटी और एडिक्टिव गुड्स के लिए। जैसे कि तंबाकू प्रोडक्ट हो गए, वो आपका एडिक्टिव गुड है। तो इसमें ये है कि अगर ये इनकम इंक्रीज़ होती है तो इसमें डिमांड बढ़ती है, तो पॉजिटिव होती है ये। और यह हेयर कट आपकी नेसेसिटी में आ जाती है। 1 मंथ में तो आप हेयर कट कराओगे या जो भी आप कराते हो, तो ये तो है नहीं कि हेयर कट कराना कम करेंगे। अगर हमारी इनकम आपकी बढ़ रही है या घट रही है तो हेयर कट भी आपका, हेयर ये भी आप पॉजिटिवली कराएंगे। वाटर है, तो इनमें क्या है कि और जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होती है लग्जरी गुड्स के लिए। अब हम देखेंगे इन्फीरियर गुड्स के बारे में। देखिए ये जो इन्फीरियर गुड्स हैं इसमें डिमांड डिक्रीज़ होती है कब, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है। तो इसमें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव होती है, यानी कि इनकम अगर बढ़ती है तो डिमांड नेगेटिव हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लोग ज़्यादा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट खरीदना पसंद करेंगे अपने वाहन से चलना। कोर्स सीरियल जैसे कि मोटे अनाज, या फिर आप थोड़ा सस्ता खाना खरीद रहे हैं तो ढाबे से अच्छा आप रेस्टोरेंट में खाना शुरू करेंगे। तो ये इनको हम इन्फीरियर गुड्स कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में बहुत ही शॉर्ट में, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में इनके बारे में थोड़ा शॉर्ट में पूछा जाता है या नहीं भी पूछा जाता, लेकिन ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या होते हैं, ये इसका मतलब है कि जो प्राइस और क्वांटिटी है किसी भी गुड की वो डायरेक्टली रिलेटेड है एक दूसरे से। कैसे, अब हम इसको पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई को। देखिए लेकिन डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हैं सप्लाई के, वो है प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। किसी भी प्राइस जो है प्रोडक्ट के प्राइस से डायरेक्ट रिलेशंस होते हैं लॉ ऑफ सप्लाई के। और जैसे कि सप्लाई इंक्रीज़ होती है तो प्राइस थोड़े कम हो जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट के। अगर प्राइस सप्लाई थोड़ी डिक्रीज़ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली प्राइस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन कंडीशंस होती हैं इसमें भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा है तो प्राइस इंक्रीज़ हो जाते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि प्रोडक्शन में बहुत सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं जो यूज़ होते हैं। अगर उनकी कॉस्ट ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। और टैक्सेशन पॉलिसी, ये भी इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, और उससे रिलेटेड जो गुड्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट, अगर उनके प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होते हैं तो डिमांड पर भी फ़र्क पड़ता है। तो ये है लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में। नाउ मैं आपको बताऊंगी मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन इस वीडियो को शॉर्ट रखते हुए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। थैंक यू सो मच।